हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 9 व्यावसायिक वित्त, जिसमें आज हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज। चलिए बढ़ते हैं हम स्लाइड की ओर। सबसे पहले इसमें अति लघु उत्तरी में पहला प्रश्न है, पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग या बजटिंग से आपका क्या तात्पर्य है? तो चलिए देख लेते हैं। पूंजी संरचना ऋण और इक्विटी का संयोजन है। ठीक है, यहाँ पे लोन, ऋण क्या है? किसी भी तरह का लोन जो हम उधार लेके ले रहे हैं, और इक्विटी का संयोजन है जिसका उपयोग किसी कंपनी द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो पॉलिसी है किसी कंपनी को, इसको पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये लोन और इक्विटी दोनों का संयोजन है। लोन एंड इक्विटी दोनों का ये संयोजन है जो किसी कंपनी अपनी पॉलिसी, जो उसने नीतियां बनाई है, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। ऋण को ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ऋण मतलब उधार, आप पैसे किसी से उधार ले रहे हैं। जबकि इक्विटी को प्रतिधारित आय, ठीक है, जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो कंपनी अपने पास रखेगी, उसके रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सामान्य स्टॉक के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, या तो वो इन्वेंट्री आप स्टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं हम इक्विटी को। इक्विटी से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो ये कंपनी अपने पास ही रखती है, जिसको या वो स्टॉक में रख सकती है या रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्यों पर चर्चा करें। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की दो ऑब्जेक्ट्स हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। वित्तीय नियोजन, वित्तीय नीतियां मतलब यहाँ होती है पॉलिसीज, ठीक है, प्रतिक्रियाओं, एक्सप्रेशंस, ठीक है, पॉलिसीज, प्रतिक्रिया, एक्सप्रेशंस, कार्यक्रम होता है प्रोग्राम्स, और बजट को बजट के रूप में देखेंगे हम, को तैयार करने की प्रक्रिया है। वित्तीय नियोजन हम प्लानिंग किस चीज से कर रहे हैं? नीतियां बना रहे हैं, कंपनी के लिए कुछ नीतियां बना रहे हैं। ठीक है, प्रतिक्रियाएं, उनका क्या फीडबैक, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। प्रोग्राम्स क्या है? शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के होते हैं, 6 महीने, 5 महीने। नीतियां भी, बजट भी, कितना हमें किस डिपार्टमेंट को कितना बजट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, जिससे वो सुचारू रूप से काम कर सके। तो उसके बारे में है हम वित्तीय नियोजन कर रहे हैं। उद्यम की विधि वित्तीय गतिविधियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसी भी उद्यम के लिए जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम करते हैं उसके लिए ये एसेंशियल है। तो इसके दो उद्देश्य क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। संगठनात्मक गतिविधियों के लिए उपलब्ध निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, तो जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज करेंगे, जो पॉलिसी के हिसाब से, जो हमने पॉलिसी यहाँ पे निधियां बनाई थी, निधियां मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दोनों तरह की हो सकती हैं। तो उसके लिए उपयोग सुनिश्चित करना कि वो सही तरीके से, सही ढंग से इस्तेमाल हो। दूसरा है पूंजी संरचना, कैपिटल बजटिंग या स्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं का निर्धारण करना, जो कि किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक ऋण और इक्विटी की संरचना करें। हमने क्या बताया नियोजन में, हमने क्या बोला था यहाँ पिछले क्वेश्चन में कि वो क्या है? ये इक्विटी और लोन का संयोजन है। तो उसके लिए हम पूंजी संरचना, जब हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, तो इक्विटी और लोन की संरचना एक तरह का मिक्सचर है वो। तो हम जब ये करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त इक्विटी और ऋण दोनों हो, तो उसकी हम संरचना करेंगे वित्तीय नियोजन के अंदर। तो क्या है? ये एक तरह की पॉलिसीज होती है, शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, 6 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, इसके ड्यूरेशन तय होते हैं, उस हिसाब से ये होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय प्रबंध की उस अवधारणा का नाम बताइए जो निश्चित वित्तीय प्रभारों की उपस्थिति के कारण इक्विटी शेयर धारकों को प्रतिफल को बढ़ाती है। ठीक है, तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो कॉन्सेप्ट बताना है जो निश्चित वित्तीय प्रभारों को, ठीक है, फाइनेंशियल प्रभार जो है उस परिस्थिति में इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कंसिडरेशन या किसी तरह का प्रॉफिट जनरेट करके देखती है। तो चलिए देखते हैं। इक्विटी अवधारणा पर व्यापार निश्चित वित्तीय शुल्क की उपस्थिति के कारण इक्विटी शेयर धारकों के लिए रिटर्न बढ़ाता है। इक्विटी शेयर कौन है? प्रेफरेंशियल, जिनको हम इक्विटी से पहले वो करते हैं, जिसमें हम शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये धन या लाभ प्राप्त करते हैं किसी, जब भी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो इक्विटी अवधारणा पर व्यापार निश्चित वित्तीय शुल्क मतलब हम कुछ ना तरह का फाइनेंशियल कॉस्ट दे रहे हैं। वित्तीय शुल्क मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट या फी दे रहे हैं एक तरह की, जो वो कंडीशन है जिसकी उपस्थिति से हम रिटर्न बढ़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृत एक परिवहन सेवा चला रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चला रहा है और उद्योगों को यह सेवा प्रदान करके अच्छा लाभ कमा रहा है। ठीक है, जितने भी उद्योग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सेवाएं देके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो
कारण बताते हुए बताइए कि फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी या अधिक। ठीक है, तो हम जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल है, वो फर्म की जिसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटीज आती है, वो ज्यादा होगी या कम। तो चलिए देखते हैं। अमृत द्वारा संचालित व्यवसाय का प्रकार परिवहन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। ये किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कर रहा है जो कि बड़े पैमाने में संचालित होगी। ये क्या है, बिग मैन्युफैक्चरिंग इवेंट है, मतलब बिग स्केल पे है, बिजनेस स्केल जो इसका बड़ा है, इसलिए अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की कम नहीं होगी क्योंकि ये एक बड़ा पैमाने पर सुचारुत हो रहा है। तो यहाँ कार्यशील जो पूंजी जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो अधिक लगेगी, वर्किंग कैपिटल अधिक लगेगी। ठीक है, उसकी अधिक आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामनाथ टेलीविजन को असेंबल करने और बेचने का व्यवसाय करता है। ठीक है, टेलीविजन से रामनाथ जो है टेलीविजन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। हाल ही में उसने 3 महीने के क्रेडिट कार्ड पर पुर्जे खरीदे और पूरा उत्पादन नगद में बेचने की नई नीति, उसने क्या किया, क्रेडिट कार्ड पे कुछ टूल्स खरीदे और ये नीति निकाली कि उसको कैश में बेच देगा। ठीक है, अपनाइए। क्या इससे कार्यशील पूंजी हमारी क्या है, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता प्रभावित होगी? क्या हमारी वर्किंग कैपिटल प्रभावित होगी? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए, हमें रीजन भी बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि रामनाथ में 3 महीने के लिए उधार पर, क्रेडिट मतलब उधार पर, क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा सुविधा है जिसमें हम बिना कुछ पैसे बाद में पैसे देने की सुविधा होती है, हम क्रेडिट पे कोई भी सामान प्राप्त कर सकते हैं। पर घटकों की खरीद, क्या खरीदे थे उसने, टूल्स खरीदे थे और उत्पाद को नगद में तैयार करने की नीति अपनाई। ठीक है, जो उत्पाद बन रहा है उसको कैश में वो बनाएगा और बेचेगा, इसलिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम हो गई है। तो क्योंकि इसने क्रेडिट पे, इसने क्या किया, क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं और नगद में वो चीजें बना के बेच रहा है, तो यहाँ क्या है, कम हो गई। यहाँ जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कार्यशील पूंजी हमारी कम है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें सबसे पहला है वित्तीय जोखिम क्या है, यह क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, वित्तीय जोखिम क्या है, सबसे पहले हमें फाइनेंशियल रिस्क बताना है और ये क्यों जनरेट होता है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं हम, वित्तीय जोखिम उस स्थिति को कहा जाता है, वो कंडीशन है जब कोई कंपनी अपनी निश्चित व्यय जैसे ब्याज भुगतान, ऋण चुकौती और वरीयता लाभांश भुगतान को पूरा करने में असमर्थ होती है। ठीक है, क्या है वित्तीय जोखिम, वो कंडीशन है जब कोई भी कंपनी अपनी निश्चित व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, व्यय मतलब एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस किस फॉर्म में है, ब्याज। ठीक है, जो आपने ब्याज मतलब जो हमने उधार लिया था उसमें कुछ ना कुछ हम ब्याज ले रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका रहे थे उस ब्याज का। ठीक है, ब्याज भुगतान, ऋण चुकौती, जो हमारे जो लाइबिलिटी शेयर होते हैं, ऋण मतलब जो जिनसे हमने पैसा लिया था उनकी उनको पैसा चुकाने में, वरीयता लाभांश मतलब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को सबसे पहले भुगतान किया जाता है जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्विटी से पहले। तो ये सारी चीजें चुकाने में जब कोई भी कंपनी असमर्थ है, तो यह ऐसी स्थिति है जहां कोई कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल जो उसकी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज ब्याज के फॉर्म में हो सकती है, ऋण के रूप में हो सकती है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के रूप में हो सकती है, इनको पैसा देने में असमर्थ है तो पूरा करने में असमर्थ होती है। पूंजी संरचना में ऋण के उच्च स्तर के कारण वित्तीय जोखिम उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि पूंजी संरचना में हमने क्या देखा था, इक्विटी और ऋण की संयोजन देखा था। तो जब हम पूंजी संरचना में अपने ऋण ही नहीं चुका पा रहे हैं तो ये वित्तीय जोखिम जो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क होती है एक तरह से, ये उत्पन्न हो जाता है। ऋण के उच्च स्तर से ब्याज की उच्च राशि होती है जिससे भुगतान में चूक की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितना ऊंचा ऋण होगा, जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना है, तो उतनी उच्च राशि आपको पे करनी है जिसके भुगतान से, और जो आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, चूक नहीं बना, तो हमारी वो चीज बढ़ के आएगी, मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा ऋण चुकाना है। तो ये वित्तीय रिस्क के रूप में हमने देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालू परिसंपत्ति को परिभाषित करें। ठीक है, करंट जो एसेट्स है उनको हमें डिफाइन करना है और ऐसी परिसंपत्तियों के 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके हमें एग्जांपल्स देना है। तो किसी फर्म की चालू संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं, वो एसेट्स हैं जिन्हें चालू लेखा अवधि के भीतर नगदी या नगदी समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है, इन कैश और इन टर्म्स ऑफ कैश। ठीक है, नगदी मतलब चालू लेखा अवधि के भीतर, मतलब जो वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है उस दौरान ही
आपको क्या है, नगदी कैश और आइदर इन कैश फॉर्म ऑफ कैश के और कैश और इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ कैश के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। ठीक है, जो बिजनेस के ऑपरेशन में ही हम कैश और इन फॉर्म ऑफ कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चालू परिसंपत्ति कंपनियों की तरलता प्रदान करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? चालू परिसंपत्तियों के उदाहरण नगदी, नगदी मतलब वही कैश में आप कुछ ले रहे हो। अल्पकालीन निवेश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कोई कर रहे हो, मतलब ये आपको पैसा जनरेट करके देंगे जब आपका बिजनेस ऑपरेशन में है। ठीक है, तो आप इसको कैश या कैश के फॉर्म में बदल सकते हो। विपणन योग्य प्रतिभूतियां, मार्केटिंग में विपणन मतलब या तो विपणन मार्केटिंग की एक्टिविटीज, प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी शेयर्स और सिक्योरिटीज होती हैं। और देनदार जो हमारे लाइबिलिटी होल्डर्स हैं। ठीक है, लाइबिलिटी होल्डर्स, ठीक है, जिनको हमें पैसा देना है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो करंट एसेट्स के अंदर ये सारे हेड्स आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है, संक्षेप में बताइए। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुख्य ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, तो चलिए देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर धारकों की संपत्ति को अधिकतम करना है। ठीक है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी संपत्ति मतलब उनके जो एसेट्स हैं उनको बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए वित्तीय प्रबंधन का मतलब उन निर्णयों को लेना है, ये उन डिसीजन से रिलेटेड है जो शेयर धारकों के लिए लाभ कमाए। लाभ मतलब प्रॉफिट जनरेट करें, सीधी तरह से ये कोई किसी तरह का प्रॉफिट जनरेट करे। ठीक है, शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि होने पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब कोई शेयर की कीमत 10 रुपए थी, ठीक है, अभी एट टाइम पे आपने किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपए में वो शेयर खरीदा, अब वो बढ़ गई 5 रुपए, 15 रुपए हो गई उसकी कीमत, तो उससे क्या है, उसको प्रॉफिट जनरेट हुआ, 5 रुपए क्या है उसका प्रॉफिट। तो मार्केट में जब ये हम सिक्योरिटीज या शेयर्स लिस्टेड होते हैं तो उनकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, उस हिसाब से शेयर के मूल्य होते हैं। अगर वो प्रॉफिट में ज्यादा लेके आ रहा है, 10 का खरीदा था, 5 उसमें मूल्य बढ़ गया, तो उससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। एक बार संपत्ति का अधिकतम करने का प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद अन्य उद्देश्यों, एक बार हमने संपत्ति प्राप्त कर ली, सबसे पहले हमने यही बोला कि संपत्ति प्राप्त करना इनका उद्देश्य है, कि तरलता बनाए रखना और धन की उचित उपयोग इसके साथ ही पूरे हो जाते हैं। ठीक है, एक बार हमने संपत्ति का नियोजन कर लिया तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम आसानी से, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कैश फ्लो की स्थिति, जो लचीलापन है वो बना सकते हैं और उचित उपयोग करके इनको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वित्तीय प्रबंधन 3 व्यापक वित्तीय निर्णयों पर आधारित है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 3 फाइनेंशियल डिसीजंस पर बेस्ड है, वो बताना हमें। तो चलिए देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन कंपनी द्वारा निधियों के उचित आवंटन, ठीक है, जो पॉलिसीज हैं उसको आप सही तरीके से आवंटित मतलब डिस्ट्रीब्यूट करिए। अधिग्रहण और उपयोग, ठीक है, अधिग्रहण मतलब आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को, अधिग्रहण कर रहे हैं मतलब अपने हक या जो चीजें हैं आपको दी गई हैं उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, उसके यूजर्स की तकनीक है। 3 व्यापक वित्तीय निर्णय जिन पर वित्तीय प्रबंधन आधारित है। जो 3 वित्तीय मैनेजमेंट जिन 3 डिसीजंस पे बेस्ड है वो है निवेश निर्णय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या है, निवेश की कितना अल्पकालीन हो सकता है या दीर्घकालीन हो सकता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। वित्तीय निर्णय फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें हम बहुत सारे पैसा जनरेट करना, संपत्तियां जनरेट करना, ये सब चीजें। और लाभांश, लाभांश मतलब डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड कब हम कंपनी के आखिरी में जब हम प्रॉफिट जनरेट कर लेते साल का, तब हम डिविडेंड या लाभ बांटते शेयर धारकों को। प्रेफरेंशियल हो सकते हैं या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन इन 3 डिसीजनों पे बेस्ड होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्यशील पूंजी किसी व्यवसाय की तरलता और लाभप्रदता दोनों को कैसे प्रभावित करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ये कैसे प्रभावित करती है, ये बताना हमें। तो चलिए देखते हैं। किसी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी मतलब क्या, हमारी वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी वह अधिशेष है जो संगठन में वर्तमान परिसंपत्तियों से वर्तमान देनदारियों को घटाकर, ठीक है, करंट एसेट से, वर्किंग कैपिटल क्या है हमारी, चलिए देख लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला हमेशा होता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी क्या है हमारी, करंट एसेट्स से हम, जब करंट एसेट्स से हम करंट लाइबिलिटीज घटा रहे हैं, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज जब हम घटा दे रहे हैं, ठीक है, तो परिसंपत्तियां हमारी ये हो गई चालू परिसंपत्ति से हम
क्या घटा रहे हैं? चालू देनदारियां, ठीक है। हाँ, वर्तमान देनदारियां, करेंट, वर्तमान देनदारी। तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, ठीक है, निर्धारित किया जाता है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि से संगठन की तरलता बढ़ती है, ठीक है। अगर कार्यशील पूंजी में अधिक हो रही है, कार्यशील पूंजी बढ़ रही है, तो इससे तरलता आ रही है, ठीक है, अच्छी स्थिति जनरेट हो रही है। लेकिन व्यवसाय में अधिक वर्तमान परिसंपत्तियां मौजूद होने से संगठन की लाभप्रदता में गिरावट आती है, ठीक है। अगर क्या है, ज्यादा करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हमने क्या देखे थे एग्जांपल, ब्याज के फॉर्म पे, देनदार के फॉर्म पे, है ना। जब हमें यहाँ पे पिछली साइड्स पे हम गए थे तो हमने इसमें क्या देखा था कि ये किस किस तरीके से रहती है। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य, वेट अ मिनट, हाँ, नगदी, अल्पकालीन निवेश, विपणन, ये सारी प्रतिभूतियां और देनदारी। तो ये अगर जब भी हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है, जब भी हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, जब भी हमारी वर्किंग कैपिटल में जब हमारी संपत्तियां बढ़ रही हैं तो वो क्या है, उसकी वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी हमेशा कम हो जाती, गिरावट आती, क्योंकि वर्तमान परिसंपत्तियां कम रिटर्न देती हैं, क्योंकि जो एसेट्स हैं वो रिटर्न, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम देते हैं, जिससे व्यवसाय के लाभ में गिरावट आती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से इफेक्ट करती है कि जब परिसंपत्तियां अगर ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। वो ब्याज या देनदारी के फॉर्म में होती है, इसी कारण प्रॉफिट जनरेट नहीं होता और उसमें गिरावट आती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट सीरीज में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।